नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर टेट की तैयारी के क्रम में, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी के क्रम में। आज ये आपकी दूसरी क्लास है। पहली क्लास जीवन कौशल से मैंने लिया था, जिसमें कि 10 प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर से थे और कुछ प्रश्न थे जो कि प्रैक्टिस के तौर पर आपको जीवन कौशल से ही लिए गए थे। तो आज ये दूसरी क्लास है, ये क्लास भी जीवन कौशल से ही ली गई है और इसमें पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो जीवन कौशल के अंतर्गत आपको अभिप्रेरणा, दंड, पुरस्कार, ये सभी चीज़ें पढ़नी है जो कि आपने सीटेट और यूपी टेट में भी पहले पढ़ा है। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो पहला प्रश्न है, अभिप्रेरणा की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए है आवश्यकता, ऑप्शन बी है समय, ऑप्शन सी है काम से, ऑप्शन नंबर डी है किसी से नहीं। तो अभिप्रेरणा की जो उत्पत्ति होती है वह होती है आवश्यकता से। अभिप्रेरणा जो है किसी आवश्यकता से ही प्रारंभ होता है और जैसे ही उद्देश्य की प्राप्ति होती है, यानी कि जो आवश्यकता होती है पूरी हो जाती है, तो इसके बाद अभिप्रेरणा भी समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही साथ कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज़ें आप अभिप्रेरणा के संबंध में जान लीजिए। यहाँ पर पूछा है अभिप्रेरणा की उत्पत्ति होती है किस प्रकार से होती है, तो आवश्यकता से होती है। और साथ ही साथ अभिप्रेरणा के स्रोत भी आपसे पूछ सकता है कि अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, अभिप्रेरणा के स्रोत तो मैं आपको लोगों को यहाँ बता देती हूँ। अभिप्रेरणा के जो है 4 स्रोत हैं। एक है नीड यानी कि आवश्यकता, ठीक, और सेकंड देखेंगे चालक यानी कि ड्राइव। ये जो है वो यहाँ पर अभिप्रेरणा के स्रोत हैं। ठीक है, 4 हैं, नीड, ड्राइव यानी कि आवश्यकता, चालक, चालक को ही अंतर्नोद भी कहते हैं। इसके साथ साथ प्रोत्साहन भी होता है। आवश्यकता का अभिप्रेरणा का स्रोत प्रोत्साहन भी होता है और प्रोत्साहन के अलावा प्रेरक भी होता है। प्रेरक यानी कि मोटिव, ये भी जो है अभिप्रेरणा के स्रोत हैं। यानी कि ये 4 अभिप्रेरणा के स्रोत हैं। ये भी प्रश्न कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो चाहे सुपर टेट का एग्ज़ाम हो या फिर यूपी टेट का एग्ज़ाम हो, 2-3 प्रश्न आपको कथन से पूछ लिए जाते हैं। किसका कथन है, तो यहाँ पर प्रश्न है, प्रेरणा किसी कार्य को शुरू करने, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया है, यह किसने कहा है। ये प्रश्न प्रेरणा से लिया गया है। तो ये कथन जो है वह है, तो ये कथन है गुड का, ऑप्शन नंबर ए। मनोवैज्ञानिक गुड है, इन्हीं का कथन है। कथन क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रेरणा किसी कार्य को शुरू करने, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्राणी की क्रिया या व्यवहार के पीछे विद्यमान शक्ति को मनोविज्ञान में क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है चिंतन, ऑप्शन बी है प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी है प्रेरणा और ऑप्शन नंबर डी है संवेग। तो प्राणी की क्रिया या व्यवहार के पीछे विद्यमान जो शक्ति होती है उसको मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है प्रश्न में। प्रश्न नंबर 13 यानी कि 3 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेरणा कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर पर आधारित प्रेरणाएं निम्नलिखित में से किस वर्ग में आती हैं। ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक, ऑप्शन बी है मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी है अर्जित और ऑप्शन नंबर डी है शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दोनों। तो प्रश्न से ही स्पष्ट हो जाता है, मानव शरीर पर आधारित यहाँ पर पूछ रहा है। शरीर यानी कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक। मानव शरीर पर आधारित जो प्रेरणाएं होती हैं वह शारीरिक वर्ग के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, भूख कैसा प्रेरक है। ऑप्शन नंबर ए है अचेतन, ऑप्शन बी प्राथमिक, ऑप्शन सी अर्जित, ऑप्शन नंबर डी है द्वितीयक। तो भूख जो है वह प्राथमिक प्रेरक के अंतर्गत आता है। यहाँ पर प्रश्न में प्राथमिक द्वितीयक दिया है, या फिर यहाँ पर जन्मजात प्रेरक दिया होता तो वो भी आपका राइट आंसर हो जाता है। यानी कि भूख जो है चाहे प्राथमिक दे बात वही है, जन्मजात प्रेरक कहे तब भी बात एक ही है। प्राथमिक या फिर जन्मजात प्रेरक कहते हैं भूख को। तो ऑप्शन इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्राथमिक। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है उपलब्धि प्रेरक कैसा प्रेरक है। ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक, ऑप्शन बी है सामाजिक, ऑप्शन सी है मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर डी है अर्जित। तो उपलब्धि प्रेरक यानी कि अचीवमेंट मोटिव जो है वह अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आता है। उपलब्धियां जो होती हैं मनुष्य उसको अर्जित करता है, एक होता है जन्मजात, एक होता है अर्जित। तो उपलब्धि जो है वह अर्जित के अंतर्गत आएगा। और इससे पहले जो आपने प्रश्न किया भूख, तो भूख जो है जन्मजात प्रेरक के अंतर्गत आता है। ठीक, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपलब्धि प्रेरक जो है वह अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ऑप्शन नंबर ए है C.G. युंग, ऑप्शन बी है विलियम मैकडूगल, ऑप्शन सी है सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन नंबर डी है अल्फ्रेड एडलर। तो ये प्रश्न जो है मूल प्रवृत्ति का पूछा है सिद्धांत। ये प्रश्न आपके इस बार यूपी टेट एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विलियम मैकडूगल। ऑप्शन नंबर बी जो है किस मनोवैज्ञानिक ने प्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, तो मैकडूगल ने, जिसमें कि मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, ऑप्शन बी है वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, ऑप्शन नंबर सी है ये हमेशा सफल होते हैं, और ऑप्शन नंबर डी है उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो जो बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा सफल ही हो, असफल भी हो जाते हैं कभी कभी बच्चे। तो प्रश्न का राइट आंसर यही होगा कि कौन सी विशेषता, यहाँ पर पूछ रहा है प्रश्न में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की नहीं है, तो वे हमेशा सफल होते हैं, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। सबसे अधिक कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जो सबसे अधिक अभिप्रेरित करता है सीखने के लिए। ऑप्शन नंबर ए असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी है बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, ऑप्शन डी है बाह्य कारक। तो सीखने के लिए सबसे अधिक रूप से अगर देखा जाए तो प्रेरित करने वाला यहाँ पर हो जाएगा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत संतुष्टि। अगर किसी भी कार्य को करने में व्यक्तिगत संतुष्टि प्राप्त होती है तो अभिप्रेरित होने का सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अध्यवसाय, ऑप्शन बी है संवेग, ऑप्शन सी है वचनबद्धता, ऑप्शन नंबर डी है अभिप्रेरणा। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है, उस प्रतिक्रिया की जो विशिष्ट दिशा होती है उसे कहते हैं अभिप्रेरणा। ऑप्शन नंबर जो डी है ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है निद्रा, ऑप्शन बी है खेलना, ऑप्शन सी है प्रशंसा और ऑप्शन नंबर डी है क्रोध। तो यहाँ पर ये जन्मजात अभिप्रेरक नहीं बल्कि अर्जित अभिप्रेरक होना चाहिए। प्रश्न में ये अर्जित होना चाहिए। निम्नलिखित में से अर्जित अभिप्रेरक कौन सा है, तो प्रशंसा जो है वो अर्जित है, निद्रा, क्रोध, खेलना ये सभी जो है जन्मजात के अंतर्गत आएंगे। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपका लास्ट प्रश्न है आज की श्रृंखला का। अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ऑप्शन बी है कक्षा में एकदम खामोशी, ऑप्शन सी है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ऑप्शन नंबर डी है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ये जो है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना यह अभिप्रेरित शिक्षण का एक संकेतक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।